अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम। बिल्कुल सही, आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक। यार बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए। टाइम तो टाइम ही टाइम है। टाइम Lockdown अच्छा ना, ये लॉकडाउन आपने कहा कि शुरू हो गया आज से, तो आई होप कि जल्दी ठीक हो जाए मामला। ये तो बड़ा गलत हो गया है। हाँ, ये तकरीबन इन्होंने 1-1.5 हफ्ते का लगाया है मेरे ख्याल में। ओके। और 8 तारीख तक ये रहेगा लॉकडाउन। अच्छा, तो बस आज नहीं। जब मैं बाहर आ रहा था तो जी, हर जी। कोई जल्दी में था। हर अच्छा। चीज जल्दी, हर कोई जल्दी था। ऑफिस जल्दी से में लोग भी था। जल्दी भाग रहे थे। हाँ, नहीं, बहुत जरूरी है। लोगों को रिक्वेस्ट ही की जा सकती है कि भाई थोड़ा सा सीरियस ले लो उसे। इट्स अ रियलिटी। जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो या इट्स अ ट्रुथ। मतलब बल्ब जो है वो बल्ब जो है ब्लूटूथ से जल रहा है, वो एक्चुअल में लोगों की तबीयतें खराब हो रही हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा अली, ये बताइए कि जबरदस्त किस्म के एक्टर हैं आप। अपना थोड़ा सा शुरू का सफर बताइए लोगों को जिनको नहीं पता है कि ये सफर जो है वो कहाँ से शुरू हुआ। सफर मेरा झूठ बोलने से हुआ। अच्छा क्या झूठ बोला था आपने? और मैं झूठ बोलता नहीं था। अच्छा। मेरे साथ पता नहीं कि अल्लाह मियां की तरफ से था, कुछ था। मैं कुछ कहता था और जब मैं आके ऐसा हो गया मेरे साथ तो उसकी लॉजिक देता था मैं। तो पीछे सरकमस्टेंसेस जो थे ना, पीछे बैकड्रॉप चेंज हो जाता था। तो जो मैं कहता था वो लॉजिकल रहता ही नहीं था। अच्छा। तो उससे तो एक काइंड ऑफ एक चीज डेवलप होती थी कि यार ये झूठा है। तो वक्त गुजरता गया, मैं काम करता गया। एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी में आई यूज्ड टू वर्क विद आई टोल्ड यू के एजेंसीज में काम करता था। जी जी बिल्कुल। तो प्लस एक दिन अम्मा आई मेरे पास, मैं एक फ्रीलांस कैंपेन कर रहा था। अम्मा मेरे पास आई तो अम्मा ने कहा कि झूठ बोलते हो ना मुझसे। तो मैं कोई कैंपेन डेवलप कर रहा था, तो मैंने सर पे खड़ी हुई थी वो। मैंने सोचा कि पता नहीं किसी ने क्या कह दिया, किसी ने आज कुछ बता दिया है मुझे। और मैंने कहा कि ये वक्त सही है, कह दो कि हाँ बोला है। मैंने कहा हाँ बोलता तो हूँ। तो मैंने पूछा भाई कितना बोला है? मैंने कहा कि भाई काफी झूठ कहा है मैंने। मैंने कहा अच्छा। उनके हाथ में कोई न्यूज़पेपर था, उन्होंने टेबल पर मारा, कहने लगी जाओ अब प्रोफेशनली झूठ बोलो। अच्छा। मैंने क्या मतलब? पॉलिटिशियन बन जाओ। है पॉलिटिशियन बन जाओ। तो अरे मेरी अम्मा लिटरेचर पढ़ती थी, फिलॉसफी पढ़ती थी, पढ़ाती भी थी। तो वो वाली जो चीज है वो किस एंगल से मुझे कह रही थी, मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया। ठीक है, जॉब प्रोफेशनली झूठ बोलो। मैंने कहा क्या मतलब है? ठीक है, देखो अगर तुम्हें झूठ बोलने के पैसे भी मिलेंगे ना तो इससे अच्छा एलिमेंट है नहीं। मैंने क्या मतलब? मैंने देखा तो नापा का ऐड था उसके अंदर। ओके। न्यूज़पेपर में। सही तो क्या देखो तुमने काफी डिग्रीज ज्वाइन की हैं, काफी जगह छोड़ी हैं। और मैंने वाकई में डिग्री ज्वाइन की, मैंने छोड़ दी, काफी मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया। तो मैं कहीं बीसीएस में, कंप्यूटर साइंस में लॉजिक और एल्गोरिथम्स में आके मैं फंस जाता था। जी जी। तो फिर छोड़ दिया। तो मैंने कहा वाकई में आप समझती है कि हाँ यही है तुम्हारी जगह, और तुम्हारी जो जमीन है ना, जमीन तुम्हें यहाँ तुम्हारी मिलेगी। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे जाना चाहिए कि हाँ। मैं वहाँ गया तो वहाँ पे उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट रखा हुआ था जो कि ऑडिशन की फॉर्म में था। और उन्होंने एक पीस खुद तैयार करने के लिए दिया था जो कि उनकी तरफ से था। वो एक बड़ा एंशिएंट स्क्रिप्ट है, रुस्तम और सौराब। पर्शियन लैंग्वेज में बहुत बड़ा थिएटर का प्ले है वो। ओके। और बहुत मशहूर कैरेक्टर्स भी हैं पर्शियन। तो उसकी उर्दू ट्रांसलेशन थी और उन्होंने कहा कि एक आप खुद अपना कोई पीस तैयार करके आ जाओ। उसमें उन्होंने चेक करना था कि ये क्या पढ़ता है, कितना पढ़ता है और क्या इसका मुताला है, और आके ये अपनी तरफ से क्या सिलेक्ट कर रहा है। राइट। तो उन्होंने तो मुझे रुस्तम और सौराब दे दिया। अच्छा। और जब घर पे आया तो अम्मी ने मुझे काफी चीजें निकाल कर दी। फिर एक दोस्त है मेरा, वो काफी पढ़ता मैं भी था लेकिन कम था। उसने फिर मुझे शफीकुर रहमान में से एक की किताब है हिमाकतें, उसमें से उन्होंने मुझे एक पीस निकाल के दी। अब अम्मा ने मुझे पूरी तैयारी करवाई। अम्मा ने कहा कि भाई वो कुछ करे ना करें, ये लोग
तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ और जो तुम्हारी डिक्शन है बेसिकली वो जरूर चेक करेंगे तुम्हारा। ओके और तो अम्मा ने बेसिकली पूरा का पूरा मेरा ऑडिशन का जो पीस था वो डिजाइन किया था, और मैंने मतलब डायरेक्ट अम्मा ने किया था मेरी। क्या बात। और फिर मैंने वो याद किया, वहां पे मैंने जाके परफॉर्म किया। ऑडिशन की एक अलग स्टोरी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप किसी आर्मी या किसी सीक्रेट एजेंसी के आप एक टेस्ट में आए हुए हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं, और मैंने कभी भी जिंदगी में इतने बड़े लेजेंड्स सामने नहीं देखे थे, और जो याद करके गया था वो मैं भूल गया था। सही बात है। हाँ, मतलब कि उनसे आई कांटेक्ट हुआ। वहाँ कौन लोग मौजूद थे, कौन आपको ऑडिशन कर रहे थे? जिया मोहिउद्दीन साहब थे, अच्छा, डॉक्टर अनवर सज्जाद जो कि अब हयात नहीं है वो थे, खालिद अहमद साहब थे, अच्छा, तलब हुसैन साहब थे, राहत साहब थे। तो ये तमाम जो इतने लोग जो हैं जिंदगी में पहली मर्तबा ये एक साथ बैठे हुए थे, और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ गया था। लेकिन जब मैं वहां गया तो वहां पे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ऑडिशन में। तो मैं गेट से वापस चला गया था, मैंने कहा यार मेरे अंदर कुछ नहीं है, तो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, इनका हो जाएगा। फिर मैं रुका, फिर मैं दोबारा वापस आया, मैंने कहा कि नहीं, ट्राई करते हैं, फेल ही हो जाऊंगा मैं हो जाऊंगा, लेकिन ट्राई करूंगा। तो ट्राई किया, एक मरतबा भूल गया, मैंने कहा फिर टेक योर टाइम, 10 मिनट लो, फिर दोबारा आओ वापस। फिर हुआ, तो ईद के दिन फिर उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ, वो भी मेरे किसी एक अजीज है उन्होंने बताया, तो फिर मेरा एडमिशन हो गया। नापा में आने से पहले जो झूठ है ना, तो वो झूठ की वजह से मैं नापा आया। वो अम्मा ने आइडेंटिफाई किया, वो मुझे अब समझ में आया कि मेरा कहना भी यही कि एक्टर्स जो हैं वो प्रोफेशनल लायर्स ही होते हैं, प्रोफेशनल लायर्स होते हैं, प्रोफेशनल लायर्स। अच्छा, इसीलिए बहुत सारे एक्टर जो हैं वो कामयाब पॉलिटिशियंस भी बन जाते हैं। ये बड़ा, हाँ कभी कभी, लेकिन ये भी एक वजह है। तो आजकल आप क्या काम कर रहे हैं, किस पे क्या चल रहा है इस वक्त? एक प्ले है वो जियो पे ऑन एयर आएगा, उसका नाम है बेचारी कुत्सिया। अच्छा, हाँ, और इलेक्ट्रो एंटरटेनमेंट है, ये उन्होंने प्रोड्यूस किया है, और आरिफ लखानी साहब हैं, काफी उन्होंने फिल्म्स प्रोड्यूस की हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर हैं। हाँ, तो इरफान साहब हैं, वो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। अच्छा, वो उन्होंने लिखा है। तो एक ये तकरीबन कंप्लीट होने वाला है ये प्ले। ओके, और एपिसोड्स अब ऑन एयर भी जाना शुरू हो गए इसके। राइट। और इसके अलावा मेरी एक फिल्म है मदारी के नाम से, अच्छा, फीचर फिल्म है, जो कि मैंने को राइट की है और को प्रोड्यूस की है, और डायरेक्ट की है सिराजू सालिकैन है। सिराजू सालिकैन जो है वो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, फ्रेश हैं, नए हैं, और ज़ेबिस से फिल्म मेकिंग ग्रेजुएट हैं। ओके, और प्लस कांस में इनको इनकी एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसका भी काइंड ऑफ एक अवार्ड विनर मिला हुआ है। काफी अच्छे पढ़े लिखे डायरेक्टर है, तो इनसे एक अच्छी सिनर्जी मेरी डेवलप हो गई। सही सही। हमने फिर ये एक इंडी फिल्म प्रोजेक्ट है ये। इसके फंड जो है, इसके पीछे कोई बैक बैनर, कोई फाइनेंसर नहीं है। हमने खुद ही पाकिस्तान में चूंकि कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने क्राउड फंडिंग की इसकी, खुद टोपी लेके हम लोगों के पास चले गए, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 10,000 दिए। अच्छा, ये हुआ है। ओके, हाँ, वाह। ये और हमने और बिल्कुल जिस तरह वो हम छोटे होते थे तो इंडियन फिल्मों के अंदर जो उस वक्त के कन्वेंशनल हीरोज जो होते थे, वो एक बंदर को लेके घूमते थे, गाना गाने के बाद जो सिक्के फेंकता था। हाँ, तो एडवर्टाइजिंग का बैकग्राउंड था। मैंने प्रेजेंटेशन जो पिच थी, फिल्म पिच, मैंने कोशिश की थी कि काफी स्ट्रॉन्ग नोट्स पे सॉलिड बन गई होगी। हाँ, एग्जैक्टली। तो फिल्म पिच मैंने बनाई, फिर उसके बाद फिर लोगों के पास गए, दिए लोगों ने पैसे, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, तो प्लस फिर अपने पैसे भी उसमें लगाए, जो कम पड़े वो हमने क्राउड फंडिंग की उसकी। तो वो फिर हम लोगों ने इस तरह पैसे किए, और वो फिल्म हो गई, शूट हो गई है। अच्छा, अभी पोस्ट प्रोडक्शन में कलर ग्रेडिंग वगैरह तक हो गया है, अब बैकग्राउंड म्यूजिक पर, और बस अभी ये सिनेमाज अगर ओपन होते हैं तो फिर कोशिश है कि सिनेमाज के अंदर उसको लॉन्च करें। जबरदस्त है। और ये अब ख्याल क्यों आया, क्यों फिल्म ही क्यों? आपने टीवी पे ज्यादा काम किया, तो टीवी पे क्यों नहीं आपने काम करने, प्रोड्यूस करने की कोशिश किया? दो चीजें हैं, एक तो इंडिपेंडेंट जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो अभी मैंने काफी कोशिश की है, मैंने 2-3 मरतबा कोशिश की है 2013 में। अभी तो वेब सीरीज वाला मैंने 2013 में अपनी एक वेब सीरीज प्रोड्यूस कर ली थी।
ओके। उसके 2 एपिसोड्स भी मैंने शूट किए थे। हम्म। और काइंड ऑफ वो एक होमाज था। आपने ऑनट्राज टीवी, ऑनट्राज अगर आपने देखा हो, जी जी बिल्कुल। काइंड ऑफ वो पाकिस्तानी Version था एक्टर्स इसका। के नापा से ग्रेजुएट्स हुए थे। और कराची का जो सोशियो इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एलोकेशंस हुई हुई हैं, पुल के इस पार पुल के उस पार, हाँ ये बड़ा हाँ वो काइंड ऑफ लाइन ड्रॉ हुई है। हाँ एक लाइन ड्रॉ हुई है कि अगर आप स्ट्रगलिंग उसमें होते हैं तो आप उधर हैं, और जैसे कि आपको 3-4 प्रोजेक्ट्स होते हैं तो एक्सटेंशन के अंदर आप मूव हो जाते हैं। सही है। तो काइंड ऑफ ये चीजें रखी थी, और प्लस ऑनट्राज का होमाज था, और प्लस उसकी अडाप्टेशन। तो नाइस। उसका मैं जॉनी डामर प्ले कर रहा था उसके अंदर। अच्छा गुड। तो वो हमने शूट किया प्रॉपरली, और उसके 2-3 एपिसोड भी हमने बताया था, और प्लस उसको मैं पूरी इंडस्ट्री के चैनल्स में मैं लेकर गया काफ़ी लोगों के पास। तो काफ़ी लोगों का ये था कि ये हमारी ऑडियंस अभी इसके लिए तैयार नहीं है, अभी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा। और ऑडियंस इस ऑडियंस के लिए नहीं है जो ऑडियंस हमारा ड्रामा देखती है, टीवी देखती है। तो उस किस्म के 2013 के अंदर मुझे फीडबैक मिले, और उसके अलावा भी बीच में मैंने कोशिश की एक डायरेक्ट करने की भी मैंने कोशिश की थी। तो कुछ एक्टर्स का एटीट्यूड था, वो मुझे लगा कि हम लोग जिस तरह काम करना चाह रहे थे वो एक शॉट बाय शॉट था। हमारे यहाँ पाकिस्तानी रीजन में जिस तरह काम होता है वो हम लोग क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, और क्वालिटी भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा वो अलग हो जाता है। फिल्म मेकिंग में आप शॉट बाय शॉट चल रहे होते हैं, अब उसमें एक पूरा टाइम होता है, पूरा उसका एक लवाजमात होते हैं, लाइटिंग। तो एक्टर्स को आदत होती है कि एक दिन के अंदर 8 सीन कर लें, 10 सीन कर लें, 12 सीन कर लें, ज़्यादा काम करें और फिर वो घर जाएं। तो वो एक्सपीरियंस था, प्लस जो मैंने 2-3 चीज़ें अपने खुद प्रोड्यूस की थी और मैं पूरी मार्केट में गया था, तो वो वक्त से काफ़ी पहले थी वो। तो बस फिर उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि मेरे ही पैसे थे और मैं कोई लैंडलॉर्ड तो होने में, तो साथ में को प्रोड्यूसर पारस था और एक साथ थे वो, तो हम 3 लोगों ने मिलके उसको क्रिएट किया था। फिर बाद में हमने कहा कि टीवी के लिए नहीं करेंगे, सिनेमा के लिए फिर हम वेट करते हैं। तो उस वक्त एक फीचर फिल्म भी मुझे मिल गई थी, इरम परवीन बिलाल यूएस में होती हैं, वो आई थी पाकिस्तान फीचर फिल्म अपनी लेके, जोश के नाम से थी। तो मेरी पहली फिल्म जो थी वो जोश थी। तो वो यही पूरा एक सिनेरियो और सीन चल रहा था। तो फिर हमने कहा कि यार फिर सिनेमा का ही वेट करते हैं। तो 3-4-5 साल गुजरे तो चीज़ें फिर यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गई, सिनेमा डेवलप होना शुरू हो गया, और लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, और हुमायूं सईद की फिल्म आई और इन तमाम लोगों की जो सीनियर्स हैं इंडस्ट्री में, सब लोगों ने जब काम करना शुरू किया, इनकी वजह से एक क्लाउड डेवलप हुआ, ऑडियंस डेवलप होना शुरू हुई। हम लोग ताक के बैठे हुए थे कि हम लोग जिस टाइप की कहानी सुनाना चाहते हैं उसका एक क्लाउड होगा, उसकी है ऑडियंस। तो हम लोग वेट कर रहे थे, तो अब वो टाइम आया जब हमने अपनी अटेम्प्ट की कोरोना, क्योंकि इंडी फिल्म्स भी अब जो है वो सरवाइव कर सकती हैं अगर बिल्कुल कर उनकी ऑडियंस। इंडी फिल्म्स का मेन स्ट्रीम हो गया, जो हमारे बचपन में जो उनकी इंडी थी, अब वो आज के टाइम पे उनका मेन स्ट्रीम हो गया है। It's so true, yeah. क्योंकि जो आर्ट फिल्म का जो तस्वीर था वो बदल चुका है, वो लाइन ब्लर हो गई है बिल्कुल बीच में, कमर्शियल कहाँ शुरू होके और कहाँ आर्ट में मुब्तला हो जाता है। ये जिस तरह अभी मिमी जो है वो अच्छी एग्जांपल है उसकी, वो भी वैसे ही हाई कॉन्सेप्ट सिनेमा है, लेकिन उसमें कमर्शियल एलिमेंट्स भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। ए आर रहमान का म्यूजिक बहुत अच्छा है और ये सारी चीजें हैं। अच्छा, आपने एक चीज जो बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं ऑफ द कैमरा, ऑफलाइन मोस्टली, और कभी कभी वोकल भी होते हैं ऑनलाइन भी, कि जो टीवी पे जो भी काम हो रहा है, जो जितने सीरियल्स बन रहे हैं, इसमें जो टीवी चैनल्स हैं ये काफ़ी इंटरफेयर करते हैं, या इनकी मोनोपोली होती है, या जो भी आप काम करते हैं उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। एक बार वो दे दिया आपने उनको तो बस वो ऑन करते हैं। इस पे ये भी एक वजह है कि आपने फिल्म की तरफ जाने की कोशिश की कि फिल्म बनाई जाए तो कोई हमारी अपनी कंट्रोल होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहे हैं, रॉयल्टीज की पॉइंट मैं सारी बात कर रहा हूँ, रॉयल्टी की बात कर रहा हूँ जी। ये तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं वो आईपीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, रॉयल्टी के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, उनकी एग्जिस्टेंस है इस चीज के ऊपर। एक प्रोडक्ट जो है अगर वो 5 रुपए के अंदर बन रहा है और वो बिक रहा है 7 रुपए का, तो वो अगर 20 मरतबा बिक रहा है, 20 मरतबा उस एक ही बंदे को पैसे नहीं मिलने चाहिए। बिल्कुल, तो रेंटल तो है नहीं, वो है रेंटल है। एग्जैक्टली। तो वो 20 मरतबा अगर सेल हो रहा है
तो फिर सबको उसका कोई ना कोई परसेंटेज मिलना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये है नहीं ऐसा, जिसकी वजह से मोस्टली लोग इस फील्ड में आते हैं और आने के बाद अपने जो दूसरे बिजनेसेस हैं ना वो उनको डेवलप करना शुरू कर देते हैं, लाइक बुटीक्स हो गए, उनकी मेडिकल प्रोडक्ट्स हो गई और रेस्टोरेंट्स हो गए। तो वो एक स्टेज पे जाने के बाद वो दूसरे बिजनेस के अंदर अपने इमेज को लेके वो इन्वेस्टमेंट्स वहां शुरू कर देते हैं। तो वो इसीलिए जो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, तो इसी तरह वो उन्हें वो शॉर्ट टर्म एक एक्सपेंशन लगता है और उस शॉर्ट टर्म के बाद उन्हें नहीं लगता, उन्हें लगता है कि जो पैसा आ गया है इसको हम दूसरे बिजनेस के अंदर हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये एक साइकिल ऑन हो जाएगा, उससे चीजें सिक्योर हो जाएंगी। तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो फिर वो 100 मरतबा फिल्म चल रही है तो 100 मरतबा आपको पैसे आते रहेंगे, तो एक छोटा सा अमाउंट आपको आता रहेगा। तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एसोसिएशन है एक्ट की जिसने कोशिश की है और वो कर रहे हैं कोशिश कि अगर हो जाए तो फिर बहुत अच्छा है कि जो एक अगर कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर अगर कोई राइटर लिखता है तो एक मरतबा लिखने के बाद वो चैनल का हो गया, वो प्रोड्यूसर का हो गया, नहीं, आईपी तो उसी के पास रहना चाहिए एक्चुअली। अब प्रोड्यूसर उसको अरबी लैंग्वेज में लिख के अर्न कर रहा है, पर्शियन लैंग्वेज में लिख के अर्न कर रहा है, सेल करके अर्न कर रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो सेल करके अर्न कर रहा है, ट्रांसलेट करके। तो जितनी मरतबा वो सेल हो रहा है, रीसेल हो रहा है, तो उसका एक अमाउंट, एक परसेंटेज सबको मिलनी चाहिए, एक्टर्स को मिलनी चाहिए, एब्सोल्युटली को मिलनी चाहिए, राइटर को भी मिलनी चाहिए। तो अभी ये हमारा बड़ा कंफ्यूजिंग है, बड़ा ब्लर है ये वाली लाइन, आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रॉयल्टीज। जब हमने अपनी फिल्म के अंदर पूरा आईपी वगैरह सब रिस्टार्ट कराया है, कॉपीराइटिंग वगैरह हर चीज अब थॉरोली लेकर चले हर चीज। अच्छा, दैट्स नाइस। तो जो फिल्म आपने प्रोड्यूस की है उसमें आप कह रहे हैं कि आप इस तरह करेंगे, रॉयल्टी देंगे लोगों को जो उसमें इन्वॉल्व है? कोशिश है, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, अगर हम सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा वापस जाते हैं कि अगर जो लोग बहुत से लोग कंप्लेंट ये भी करते हैं कि जो नए लोग होते हैं, नए एक्टर्स होते हैं, कि उनका एक बैरियर होता है जिसको ब्रेक करके वो आगे बढ़ते हैं। यानी एक अच्छे एक्टर्स भी जो होते हैं उनको भी पीआर की जरूरत है, उनको भी नेटवर्किंग की जरूरत है, उनको भी लोगों के साथ जो है वो उनको एंटरटेन करने की जरूरत है। ये चीज आप क्या अग्री करते हैं कि ऐसी बात है, या सिर्फ अपना काम करते रहो, खुद ब खुद आप ग्रो हो जाते हो? इस पे मेरा एक स्टांस क्या ओपिनियन है आपका? ठीक है, ओपिनियन है वो ये है कि राहत फतेह अली खान साहब है, उनको नहीं है, वो जब कहेंगे या सुर लगाएंगे, उनका टैलेंट और उनकी आवाज ही पीआर है, इससे बड़ी पीआर है नहीं। मतलब उन्हें सहारे की जरूरत ही नहीं है। जो बड़ा टैलेंट होता है या बड़ा जीन जिसे कह सकते हैं, वो एक अल्फा जीन है। जब अल्फा जीन है तो उसको किसी पीआर की जरूरत नहीं है। हाँ, पीआर को उसके सहारे की जरूरत होती है कि हाँ हमने अपना बिजनेस ग्रो करना है, कि ये हमारे साथ आ सकते हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक। हाँ, ये मार्केट की साइकोलॉजी, ये मार्केट का ट्रेंड और मार्केट का बिहेवियर, मार्केट की मोरालिटी और उनके एथिक्स, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम कर रही है। या तो वो नंबर्स को देख रही है, या तो मार्केट वो है जो सिर्फ नंबर्स को देख रही है और टैलेंट वैलेंट नहीं देख रही है। जिस तरह इंडिया की मार्केट थी वो नंबर्स वाली, अब वो टैलेंट वाली मार्केट हो गई है। जो कि उनका आर्ट था, अब उनका कमर्शियल सिनेमा हो गया। पंकज त्रिपाठी वगैरह ये तमाम लोग जो हैं, ये मेन स्ट्रीम सिनेमा के मेन स्ट्रीम एक्टर्स बन रहे हैं। तो वहां की जो मार्केट है वो अब नंबर्स को नहीं देख रही, वो टैलेंट को देख रही है जिससे नंबर्स आएंगे। सही है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही है कि टैलेंट से नंबर आते हैं, जिसके अंदर एंगेज करने की एबिलिटी है। अगर आप 2 सेकंड, आपका पीआर, आपके नंबर्स, आपकी स्किन, आपकी तमाम चीजें 2 सेकंड के लिए एंगेज करने के लिए फुल स्ट्रेटेजी जो है ना, जबरदस्त है। लेकिन एंगेजमेंट 42 आवर्स, 2 घंटे के लिए आपको टैलेंट चाहिए। कॉन्सर्ट के अंदर भी 2 घंटे बिठाने के लिए राहत साहब चाहिए, तो वो लोग बैठेंगे। सही है। देशभर गाएगा तो वो अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, पुल करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 2 घंटे अगर ऑडियंस भागती है, टमाटर मारती है, थक जाती है। अच्छा, आपकी ना इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ जो आप कह रहे हैं कि टैलेंट बोलता है और टैलेंट ही बिकता है। एंगेजमेंट भी करता है। हाँ, एंगेजमेंट जो है, एंगेजमेंट भी होती है, बिल्कुल, आई एग्री विद यू। लेकिन राहत फतेह अली खान जो है वो एक
इनक्रेडिबल टैलेंट है पाकिस्तानी, सबको प्राउड है इसके ऊपर। लेकिन उनके बारे में भी कहा जाता है कि जब उनका पहला इंडियन सॉन्ग जो इंडिया में जाके उन्होंने किया वो पॉपुलर हुआ था, उससे पहले उनके 16-17 एल्बम्स आ चुके थे, और किसी को एक गाना आपको फौरन नहीं, अगर मैं पूछूंगा कौन सा गाना उनका यहाँ का पसंद है तो आपको शायद याद ना आए या वक्त लगे। तो ये भी एक रियलिटी है। और उनकी पीआर मशीनरी बहुत स्ट्रांग है, इंडियन जो एक्सपोजर है उनकी इंडस्ट्री का, तो जाहिर है कि वो ये भी लोग कहते हैं, लेकिन उनसे हम क्रेडिट नहीं ले सकते कि वो उनकी जो पीआर इंडस्ट्री है उसमें ये जो दोनों आर्म्स है ना, ये दोनों पूरी तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, मेन स्ट्रीम आर्म का पीआर पूरा है और आपका पैरेलल आर्म का जो पीआर था वो भी पूरा था। बिल्कुल सही। तो वो अब बड़ा ब्लर हो गया है, अब बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। या नहीं ऐसे। अच्छा, आपको अगर जब कोई रोल ऑफर होता है, आपके पास स्क्रिप्ट आता है, क्या चीजें देखते हैं आप उसमें एक्सेप्ट करने से पहले? सबसे पहले तो जो कहानी के अंदर इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, मैं पहले देखता हूँ कि बड़ा है या छोटा है। ये अब थोड़ी सी ख्वाहिश हो गई, लेकिन पहले जो था मैं देखता था कि इसका फंक्शन क्या है। जिस तरह हमारी फैमिलीज में, आपकी सियासत के अंदर भी हर किसी का कोई ना कोई फंक्शन होता है, इसका काम ये है, एम्बेसडर का काम ये है। तो इसी तरह किरदार भी होते हैं। किरदार अगर इस किरदार की कहानी है तो उसका फंक्शन क्या है, अगर ये किसी की कहानी में तो उसके लिए इसका फंक्शन क्या है, ये कौन सा रोल प्ले कर रहा है, पूरी कैसे आगे लेके जाएगा उसे। एग्जैक्टली। और प्लस क्या ये किरदार जो है ये शुरू से लेकर आखिर तक एक ही रहता है या ये तब्दील होता है। कहानी में किरदार तब्दील होते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जहां से चले थे वो अलग था, जहां पर खत्म हुए वो अलग है। तो ये मैं देखता हूँ कि ये इसका फंक्शन क्या है और ये कहाँ तक गया है। जहां तक गया है, ये जहां तक चला था बिल्कुल वैसे ही है या कुछ चेंज हुआ है या इसकी वजह से कुछ चेंज हुआ है। तो ये मैं मेजरली देखता हूँ कि ये है, तो इसका मतलब ये एक सीन भी है ना, और अगर उसने फंक्शन उसका चेंज करना है और उसकी वजह से नैरेटिव डिजाइन चेंज हो जाता है तो बहुत सही है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैरेक्टर। और आपके जो फेवरेट राइटर और डायरेक्टर जो होते हैं वो किस किस्म के आपको जॉनरा पसंद है, या किस तरह के लोग, किस तरह का काम आपको पसंद है पर्सनली, जो आपको इन्फ्लुएंस करे कि आपका डिसीजन आप ये करें कि आप ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए राइटर और डायरेक्टर किस टाइप के होने चाहिए? कोई खास आपकी चॉइस है या जो भी अच्छा रोल आपको ऑफर करे आप काम करते हैं? चॉइसेस तो हैं। अच्छा। और चॉइसेस ऐसी हैं कि मुझे थ्रिलर बहुत पसंद है। ओके। हाँ, और मुझे एक रिबेल, पॉलिटिकल रिबेल किस्म के किरदार अगर हों, क्योंकि हम रहे इतने सप्रेस्ड एनवायरनमेंट में पाकिस्तान में, तो वो जो एग्रेशन है, वो तमाम चीजें हैं, वो जो आपका एक्सप्रेशन एक दबा हुआ है, वो अगर आप बाहर निकालेंगे तो लोग आपको जेल में डाल देंगे। तो आप अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को, उस एंजाइटी को एक आउटलेट आपको, तो मैं कभी कभार देखता हूँ ऐसे किरदार जो कि टीवी पे हम पॉलिटिकल ड्रामे हम उस तरीके से नहीं कर सकते, हम उस किस्म का नैरेटिव हम लेकर नहीं चल सकते जिसमें ये तमाम चीजें लेकर आए। तो यस, देयर आर सम डायरेक्टर्स पाकिस्तान में जो कि ऐसी सोच रखते हैं और ऐसा लिखने की कैपेसिटी भी रखते हैं वो, और मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि ये 3-4 जॉनरास हैं और इन पे, जिस तरह मुझे ट्रेजेडी बहुत पसंद है। अच्छा। और हाँ, मुझे ट्रेजिक कैरेक्टर्स परफॉर्म करना मुझे अच्छा लगता है कि सोसाइटी भी एक काइंड ऑफ, उसमें उसकी अपनी एक स्ट्रक्चर है, उसकी अपनी एक वैल्यूज हैं, और किरदार जो हैं पाकिस्तान में टोटली, तो बहुत सारी डायनामिक्स के अंदर उनकी जिंदगी होती है। तो उन चीज़ों को मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो असल है, जो वाकई में सफरिंग्स हैं, जो वाकई में प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका अपना एक पेन है और उनकी अपनी एक सोर्सेज हैं। तो वो मुझे देख के जब मैं खुद तकलीफ में आ जाता हूँ, इस तरह कभी कभार मेरे पास बहुत सारे यंग लोग गाड़ी पे नॉक करते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि ये ले लो, और अगर उस रास्ते में 10 बच्चे आ गए मांगने के लिए तो मैं अक्सर रो पड़ता हूँ। तो मुझे वो दर्द होता है, मुझे यार, और वो जब मुझे वो दर्द होता है तो इस पर होनी चाहिए बात, इस चीज पर होनी चाहिए बात, इस चीज पर बनने चाहिए। तो वो जिस चीज को देख के खुद आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो बात फिर वो है, और वो बात अगर यूनिवर्सल है वो बात, तो उसका मतलब उस बात की अहमियत है।
तो नैरेटिव और ड्रामा अगर कोई ऐसा बनता है तो मेरी ख्वाहिश है कि इस उसका हिस्सा बने। ठीक है, मैं बिल्कुल उसका हिस्सा बनूं। अच्छा, अभी जो सुपरस्टिशियस सा कोई कॉन्सेप्ट ना हो जो कि आपका रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। सही है, ठीक है, समझ गया। अच्छा, ये बताइए कि जो कोई शिकायत है आपको जो आजकल का ड्रामा है पाकिस्तानी, आपने पुराने भी देखे होंगे, तो आपको लगता है कि इसमें कोई चीज तब्दील होने की जरूरत है? कौन से ऐसे एरियाज हैं जो पॉइंट आउट करना चाहिए? हमारा मोस्टली जो कंटेंट है वो वर्बल कम्युनिकेशन में आप कह सकते हैं कि इशू बेस्ड ड्रामे होते हैं। मान लिया, ठीक है, उसमें जो किरदार होते हैं वो जिस तरह शुरू होते हैं एंड भी वैसे ही हो जाता है। देयर इज नो चेंज। लोग तब्दील नहीं होते। आम जिंदगी में लोग तब्दील होते हैं। जो कभी बुरा था वो कभी अच्छा हो जाता है, जो कभी अच्छा था वो बुरा भी हो जाता है। उसके अपने डिजायर्स हैं, उसकी अपनी नीड है, उसके अपने सर्कमस्टेंसेस हैं। सर्कमस्टेंसेस आपको तब्दील करते हैं। तो मोस्टली हमारे यहाँ जो शिकायत भी कह लें वो ये है कि जो किरदार जैसा शुरू होता है अगर बुरा है तो वो एंड तक बुरा रहता है, और जो अच्छा था वो उसको हटाने के लिए कुछ नहीं करता। अल्लाह मियां मार देते हैं उसे, एक्सीडेंट के थ्रू मर जाता है, वो मकाफात के थ्रू उसका एंड हो जाता है। मतलब ये बुरा था, इसने बुरा किया, बुरा अंजाम हुआ, इसका बुरा अंजाम हो गया। तो बुरा जो अंजाम है वो इसमें उस किसी भी इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, वो मकाफात के थ्रू उसका बुरा अंजाम हो गया। अब कहानी जो है वो किसकी कहानी है असल में? जो बुरा था उसने सही होना है ना, जो बुरा है उसने सही होना है, उसकी थेरेपी होगी तो सोसाइटी की भी थेरेपी हो जाएगी आपकी। That's true। नहीं, अच्छा पॉइंट है क्योंकि ये भी एक बात, और इसका एक बी पार्ट भी है। बी पार्ट ये है ये तो जितने भी किरदार होते हैं, अगर आपने पर्दा खोला है, कर्टन आपने रेज किया है कि किरदार ऐसा है, ये बुरा है, ये जो बुरा है हम लोग उसकी मेकिंग के प्रोसेस को दिखाते ही नहीं है। ये बुरा क्यों है, वो कौन कौन से थीमेटिक्स थे, वो कौन कौन से फैक्टर्स थे, वो पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन कौन से थे, वो सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर कौन कौन से थे, वो फैमिली की ट्रेनिंग, फैमिली और मजहब और इन तमाम चीजों का वो कि किस तरीके से इन तमाम चीजों ने उसके ऊपर असर किया कि वो ऐसा बन गया। सही है। तो कहानी जो है वो बेसिकली इन तमाम चीजों की प्रोडक्ट है, वो किरदार बिल्कुल सही है, कॉज होता है, बिल्कुल। हाँ, अब ये प्रोडक्ट है। अब हमारा ड्रामा जितना भी है वो रिएक्शनरी, हम रिएक्शन के ऊपर हम पूरा ड्रामा क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो चीजें लाया करती हैं वो वहां पे होती हैं कि ये बन कैसे रहा है। ये अगर बुरा बना है तो इन चीजों की वजह से ये बुरा बना है, तो अगर सही होना है तो उन चीजों में सही होना है। सही बात है। कैरेक्टर्स की मोटिवेशन भी होती है, उनकी मोटिवेशन भी होती है, उनके कॉजेस होते हैं कि क्यों है, बैक स्टोरी है। मेरी नजर में वो बेचारा है, अगर वो विलन भी है, नेगेटिव भी है, वो बेचारा प्रोडक्ट है आपके सिस्टम की। वो उसे खुद नहीं पता। अगर उसे पता होगा कि यार ये इतना बुरा है और मेरा रिजल्ट इतना बुरा होगा और मुझे इन चीजों ने बुरा बनाया है, तो कौन बेवकूफ आदमी जो है वो जाके मर्डर करेगा, जो चोरी करेगा, वो उस किस्म की चीज करेगा। सही बात है। कुछ ना कुछ उसको होता है, डेवलप होते हैं। वो तो कहानी उधर है, हम रिएक्शनरी एलिमेंट्स के ऊपर हम अपना पूरा नैरेटिव और कहानी डेवलप करते हैं। नहीं, और छोटा सा शायद ये एक तरह का शॉर्टकट भी है, इजी वे आउट भी है कि अगर एक पूरी 26 किस्तों में एक बुरा इंसान दिखाया या खातून या हजरत, और उसके बाद आखिरी किस्त में या तो उनको पागल कर दिया या उनको एक्सीडेंट में मरवा दिया या भूख प्यास से मर गए। हाँ बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और दूसरा ये भी होता है कि नॉर्मल कोशिश करेगा ना, जैसी उसके अंदर डिजायर आएगी अपने आप को बेहतर करने की, अपने आप को सही करने की, जितने लोग देख रहे हैं उनकी थेरेपी हो जाएगी। हाँ, जितने लोग ऐसे ही देख रहे हैं कि यार मैं भी मैं भी ये प्रॉब्लम करता हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये बेहतर हो सकता गया है, तो मैं भी चेंज हो जाऊंगा। ऑटोमेटिकली चूंकि आप एक मास कम्युनिकेशन डिवाइस के ऊपर हैं, क्योंकि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो मास कम्युनिकेशन डिवाइस का डेटा जहां जहां फैल रहा है, तो जो देख रहे हैं, तो काइंड ऑफ एक क्योंकि मास कम्युनिकेशन डिवाइस मिलियंस में जाते हैं व्यूज। हां बिल्कुल बिल्कुल काइंड ऑफ एक थेरेपी के अंदर भी है। इट्स अ टू वे प्रोसेस। आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। इसलिए आप जो कुछ भी दिखाते हैं वो कल्चर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका फर्क पड़ता है, उसका कल्चर इन्वेंट कर रहा होता है। या सो ट्रू। और उसके साथ ये भी होता है, एक छोटा सा पॉइंट मेरे समझ में और भी है कि जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं
उनके साथ भी बहुत रिजिड होता है सिलसिला कि अगर वो मतलब हम में से कोई भी इंसान ब्लैक या व्हाइट नहीं होता है, हम लोग ग्रे में होते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आप में कुछ बुराई भी हो सकती है, अगर आप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं तो एक एक्सेप्शंस कुछ और बहुत कम होते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग होते हैं हाँ, उनमें कहीं ना कहीं कोई हसद होता है, अना होती है, कभी कभी आप जो है वो ये भी छोटा मोटा कॉर्नर कटिंग भी कर लो, थोड़ा सा कोई छोटी सी स्मॉल कुछ चीटिंग भी कर लो, झूठ बोल लो, तो ये कोई भी इंसान बिल्कुल व्हाइट या ब्लैक नहीं हो सकता। देयर इज अ ग्रेट एरियाज फॉर। आपके फेवरेट डायरेक्टर्स कौन से हैं? या ओवरऑल कहीं भी चले जा सकते हैं। मुझे पाकिस्तान में 2-3 लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद है। ओके। एहतशामुद्दीन है, परफ्यूम शॉट मैंने किया था उनके साथ। या और सैफी हसन भाई हैं, ही इज आल्सो या। और इनके रीजंस है, ये तमाम लोग जो हैं आपका अली फैजान है, एहसन तालिश हैं, और बाकी जितने कुछ अच्छे लोग डायरेक्टर्स हैं मैंने उनके साथ काम नहीं किया जो मैं करना चाहूंगा। काशिफ में सारे जिस तरीके से बड़े मशहूर हैं, काशिफ बहुत अच्छे हैं, हाँ बहुत अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ कि उनके साथ काम करूँ। और इस तरह काफी हैं। और इनका जो मुझे मेजर एलिमेंट लगता है वो ये है कि ये खुद भी थिएटर के बैकग्राउंड से हैं। सैफी भाई और एहतशामुद्दीन शायरी बहुत पढ़ते हैं, ये लोग लिटरेचर बहुत पढ़ते हैं, तो ये लोग वैसे हैं जैसा होना चाहिए एक डायरेक्टर को। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसे ही। और ये ग्राउंडेड भी है, अगर आप इनको देखेंगे ना कि ये आम लोगों जैसे हैं, ये कोई अपने दिमाग में फैंसी नहीं है बहुत ज्यादा कि मैं सबसे बेहतर हूँ, वो वाला केस। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ये काम आर्ट जो है, आर्ट ऑब्जर्वेशन का ही काम है और बाहर निकलकर दुनिया को ऑब्जर्व करने का काम है। अगर आप ऑब्जर्व करने के बाद अगर आप कहीं ऊपर बैठे हुए तो फिर आप एरिस्टोक्रेट हैं या फिर आप ब्यूरोक्रेट हैं। हालांकि उनको भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हाँ। क्योंकि उनका काम ही अवामी है। तो एहतशाम भाई और इन लोगों के अंदर जो सबसे चीज कॉमन है, एक तो जमीनी है, ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड इसीलिए है क्योंकि वो आम लोगों में रहते हैं, तो इसलिए इनका काम बेहतर भी इसीलिए है। वो आप कहते हैं ना कि एक क्लीशे आप तब ब्रेक करते हैं जब आप एक क्लीशे माइंडसेट और क्लीशे दुनिया में नहीं रहते। आप जाते हैं आम लोगों में, लोग क्या महसूस कर रहे हैं, लोगों का अपना कल्चर क्या है, लालू खेत में क्या है, नाजबाबाद में क्या हो रहा है, और आपका गवाल मंडी में क्या हो रहा है वहाँ पे। बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे ये अवामी एरियाज हैं, अवामी सोच, लोग किस तरह महसूस कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं, जिंदगी इन तमाम लोगों पर किस तरीके से असर कर रही है। ये लोग उन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स एक्चुअली। यस, इन लोगों के ऊपर बिल्कुल तो जमीनी और तमाम चीजों से पढ़ने का फायदा ये होता है कि लाइफ काम कैसे कर रही है, लाइफ के पैटर्न्स अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वही एक अच्छी राइटिंग है, वही एक अच्छी डायरेक्शन है, वही एक अच्छा सिंबलिज्म है। सही मंटू साहब ने भी यही किया, उन्होंने देखा यही कि जिंदगी इन लोगों के ऊपर काम किस तरीके से कर रही है, हमारे ऊपर अलग तरीके से काम कर रही है, लेकिन उन्होंने उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया, उनको अफसानों में कन्वर्ट किया और एक सच बात थी, तो इसलिए वो बात यूनिवर्सल थी। इसलिए जब पढ़ते हैं तो आज भी आफाकियत जो है वो इसीलिए रिलेट कर सकते हैं आप उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ही बहादुर थे कि वो ऐसी बातें करते थे जो आजकल अंडर द रग आप उसको फेंक देते हैं कि सामने नहीं बोल सकते ये बातें, मगर अमेजिंग। अच्छा, आपके फेवरेट एक्टर्स कौन से हैं जिनके साथ आप काम करना चाहें या काम कर चुके हैं? मुझे तलत आपके साथ काम करना है। तलत जो मेरा टीचर है, ही इज द बेस्ट। या यस, अमेजिंग मैन। और फैसल कुरैशी, उनके साथ मैंने एक बहुत छोटा सा काम किया था। मैं चाहता हूँ कि अच्छे एक्टर के साथ काम करूँ। अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप खुद से सच बोलते हैं। उसमें ये होता है कि आप खुद से सच बोलते हैं, सामने एक अच्छा एक्टर है, आप अपना जो ड्यू जो आपका होमवर्क है वो आप ईमानदारी से करते हैं पहला, और जो आप उसमें ऑटोमेटिकली जब आपका जो ड्यू होमवर्क है जो रिक्वायर्ड है उसमें आप इनोवेशन लेकर आते हैं, उसमें आप कहीं से कोई अच्छी ऑब्जर्वेशन आप ऐड करते हैं, कुछ अच्छी पढ़ी लिखी कोई चीज ऐड करते हैं,
तो आपकी जो ग्रोथ है ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाती है। अच्छा, तो आपके जो अपने मसल्स हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं। तो सही। मैं इसको बड़ा चालाकी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि अगर आपने अपने आप को एक्सपेंड करना है और अपने आप को बेहतर एक्टर बनाना है तो आपको अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना चाहिए, अपने से अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना श्योर, चाहिए 100%। उसमें, क्योंकि ये इंडिविजुअल है तो कोलैबोरेटिव आर्ट। लेकिन अगर आप इस कोलैबोरेटिव आर्ट में सामने वाले को देख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है तो आप फेल हो जाएंगे। इस कोलैबोरेटिव आर्ट में आपका जो फोकस सिर्फ अपने ऊपर होना चाहिए, तो ही आपकी ग्रोथ होती है, तो ही आप अच्छा एक्टर हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये हाँ, नुमान एजाज या और कोई ऐसा प्ले हो जिसमें ये सारे के सारे बेहतरीन एक्टर्स हो, रेहान शेख और सलीम महराज, तो फैसल कुरैशी, बहुत ही अच्छे। हाँ। तो मेरा एक है कि अनफॉर्चुनेटली अब तक किसी प्ले में ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि सारे अच्छे एक्टर्स। ओके, चलिए और उम्मीद करते हैं कि वो ये देखें और जरूर आपको ये मौका दे कोई भी। दूसरे जो फीमेल एक्टर्स हैं उनमें क्या आप कोई हैं आपकी फेवरेट? सानिया सईद, ओके, हिना दिल फजील, वो तो बहुत ही वर्सटाइल है और उसका रीजन भी ये है कि उनकी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो मुझे लगता है कि एक्सपोजर ऑफ लाइफ जो है ना वो आपको बहुत रिच करता है। श्योर, एक्सपोजर ऑफ लाइफ जिनका ज्यादा है वो बहुत अमीर लोग हैं, उनके पास बहुत कुछ है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। जब आपकी पटारी जो अमर अयार की जो जंजील है उस जंजील में अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं तो ही आप रिकॉल कर पाएंगे उसे जब आप कोई नया किरदार डेवलप कर रहा है। तो हिना का मुझे लगता है कि एक तो एक्सपोजर ऑफ लाइफ उनका बहुत ज्यादा है और प्लस शायरी भी करती हैं और पोइट्री भी पढ़ती हैं, तो वो एक उनके पास एक लेंस है, आर्टिस्टिक एक लेंस मौजूद है, तो कुल को जुज में दिखाना और जुज को कुल में दिखाना जो कि पोइट्री करती है, तो वो तो सानिया बहुत सॉल्व है, सुलझी हैं, बहुत ही थिंकिंग एक्टर जो है ना, बहुत ही सीधे तरीके से बारीकियों को देखती है वो, जो कि बहुत ही रेयर है कि जिस तरह मैं हूँ, मैं बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से बारीकियों को देखता हूँ, तो बहुत ही सीधे तरीके से बारीकियों को देखती हूँ, तो वो मुझे उनका बड़ा अच्छा लगता है। और भी बहुत सारे नाम बोलना तो सारे सही है। तो आपसे चलते चलते एक और बात पूछना चाहूंगा कि आप ने लास्ट कोई फिल्म या ड्रामा जो देखा हो और आपको क्यों अच्छा लगा वो? मुझे लास्ट जो मैंने वो देखी रे, ओके, सत्यजीत रे की जी जो सीरीज है, हाँ, जो बिल्कुल, और प्लस वो तो उन्होंने उस वक्त लिखी थी और जो अभी दोबारा से वो मॉडर्नाइज किया उसे, हाँ मॉडर्नाइज किया, और प्लस उसमें जितनी भी कहानियां थी, जो मुझे सबसे अच्छा एलिमेंट जो मुझे लगा उसमें से 2-3 मुझे अच्छी लगी हैं। उनका अच्छा जो ये था, जो लिखते वक्त जो सत्यजीत रे ने जो मीनिंग्स डेवलप किए थे, जो उस वक्त का पेन था, उस वक्त सोसाइटी में जो चल रहा था, उस वक्त सोसाइटी और किरदार, उनकी कसमा कुर्सी, वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे, जिंदगी से किस तरीके से वो एक्सपोज हुए थे, वो उन्होंने उन कहानियों के अंदर लिखा। तो उनमें से कुछ कहानियां ऐसी थी जिनमें वो डायरेक्टर्स, वो राइटर्स 100% मुझे 100% तो नहीं, 90-95% उन्होंने वो बिल्कुल उन मीनिंग्स को उसी तरीके से डिजाइन किया और प्लस एग्जीक्यूट किया। आपको मतलब समझ में आ रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में आप मतलब को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, ये दोनों बड़ी इंटाली अलग चीजें हैं ये। तो उसमें जो जिस तरह वो मनोज बाजपेयी वाली जो एक कहानी है और के मेनन वाली जो कहानी थी, जिसमें वो पूरा उस कहानी का जो अकस था, नाम क्या है तुम्हारा, तो जब उससे पूछता है वो, तो कहानी का मतलब ही यही था, कौन हो तुम, नाम क्या है तुम्हारा, क्या बनना चाहते हो, कहाँ से आ रहे हो, बहरूपिया जो है। तो वो जो उस कहानी का जो असल मकसद था वो उसके अंदर वो एग्जीक्यूट हुआ है। और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं कि राइटर ने अगर कुछ लिखा है तो जो डायरेक्टर है वो उसी के वही ट्रू मीनिंग्स को वो एग्जीक्यूट करे और इंटरप्रेट भी वैसे ही करे।
तो वो बिल्कुल मुझे बिल्कुल सही कहा। और उसकी एक अच्छी बात ये भी है कि वो उन्होंने जिस तरह से उसको स्टाइलाइज किया है और मॉडर्नाइज किया है, उसमें उन्होंने लूज नहीं किया जो असल मैसेज था, जो कि बिल्कुल उस जमाने में उन्होंने लिखा था। तो दैट्स एन अमेजिंग एग्जांपल। और यही बिल्कुल यूनिवर्सैलिटी है कि आप हाँ 20-25 साल के बाद भी वो कहानी उठा के पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी रेलेवेंट है। कहानी ऐसे ही है आर्ट, मेरे ख्याल में टाइमलेस होता है। जितने भी आप मशहूर चीजें देख लें, चाहे रिटन काम हो, पेंटिंग्स हो या फिल्म्स भी हों कुछ, तो वो बिल्कुल टाइमलेस हैं और आज भी आप उनको उतना एंजॉय करते हैं जितना शायद उस जमाने में लोगों ने किया होगा। बिल्कुल सही है। अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और स्टे सेफ। और मैं सबको, बाकी सबको भी यही रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा कि स्टे सेफ। कुछ कहना चाहेंगे अली अपने फैंस को, अपने देखने वालों को? एक ही है बात, पढ़ें। पढ़ने से आपको ये मालूम होता है कि आप कितना नहीं जानते और आप कितने कमज़ोर हैं। तो अगर मजबूत होना है तो पढ़ें। तो आपको बेसिकली हम एक पोल चढ़ा के घूम रहे होते हैं कि हम मजबूत हैं, हम मजबूत नहीं होते हैं। बहुत सारी जगहों पे हम कमज़ोर होते हैं। तो पढ़ के आपको ये मालूम होता है कि आपके अंदर ये डेफिशिएंसीज हैं। तो डेफिशिएंसीज को अगर आपने ओवरकम करना है तो आप अच्छा देखें, अच्छा सुने और अच्छा पढ़ें। तो इससे बेहतरीन कुछ है नहीं। जो बेहतरीन, बहुत खूबसूरत मैसेज है। करेंगे वही बनेंगे, जो खाएंगे आप वैसी आपकी हेल्थ। क्या बात है, वेरी गुड एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल कि जो आप खाएंगे वैसा आप दिखेंगे, और मेरी तो ज्यादा ना खाएं, कम खाएं ताकि अच्छे दिखें। बहुत शुक्रिया अली, वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। और आप सब लोग भी जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को देखने का। इसी तरह अपना प्यार मेरी तरफ भेजते रहें, और आपके फेवरेट जो आपकी सेलिब्रिटीज हैं उन तक भेजते रहिए। और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, दैट इज सैल अहमद ऑफिशियल। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, और स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।